हम्म, हम पूरा दिन काम करते हैं ना, मतलब सुबह से शाम तक भागदौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन लेकिन रात को एक अजीब सा खालीपन लगता है। बिल्कुल, यही मैं कह रहा था। रात को सोने के वक्त ऐसा लगता है कि पसीना तो बहुत बहाया, बहुत बिजी रहे, पर अगर कोई सच में पूछे कि आज हासिल क्या किया, तो जवाब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एकदम सही बात है। ये जो बिजी होने और सच में प्रोडक्टिव होने के बीच का जो भ्रम है ना, ये आज के दौर की सबसे थका देने वाली सच्चाई बन चुका है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई बस एक बहुत तेज चलने वाले ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है। दौड़ रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। एग्जैक्टली exactly। और ये स्थिति सिर्फ किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन का संकट है। हमने बस बिजी दिखने को ही सफलता मान लिया है। सही कहा। और यही वजह है कि आज की ये गहरी चर्चा इतनी प्रासंगिक है। इस विषय को डिकोड करने के लिए मैंने हाल ही में फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के नोट्स और उसकी समरी को बहुत गहराई से खंगाला है। अच्छा, तो उसमें क्या सबसे अलग लगा आपको? पता है, इसमें एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो ये कि हम सब जिस टाइम मैनेजमेंट के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं ना, वो असल में काम ही नहीं करती। अरे वाह। मतलब टाइम मैनेजमेंट ही गलत है। हाँ। क्योंकि असली समस्या समय की कमी है ही नहीं। असली समस्या अटेंशन मैनेजमेंट है, अपना ध्यान सही जगह लगाने की कला। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। टाइम मैनेजमेंट का जो भ्रम है वो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम अपने कैलेंडर में किसी तरह 1 घंटा और जोड़ लें या चीज़ों को थोड़ी और तेज़ी से करने लगें तो सब सुलझ जाएगा। हम सब यही सोचते हैं। लेकिन स्रोत बहुत साफ तौर पर कहता है कि हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है ये फैसला हम खुद कर ही नहीं रहे हैं। ये कंट्रोल तो हमारे हाथ में मौजूद फोन, उसकी नोटिफिकेशंस और उन अलग-अलग एल्गोरिदम्स के पास है। मतलब हमने अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसी और को दे दिया है। बिल्कुल। अगर हम अपनी अटेंशन को ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपनी जिंदगी की दिशा कैसे तय करेंगे? ये तो मतलब ऐसा हो गया जैसे किसी ने अपनी कार का स्टीयरिंग किसी अजनबी को सौंप दिया हो और फिर शिकायत करो कि अरे, कार सही मंजिल पर क्यों नहीं पहुंच रही। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। और पता है, इस स्रोत में ऊर्जा के संकट की बहुत दिलचस्प तरीके से व्याख्या की गई है। मुझे ये बिल्कुल वैसा लगा जैसे हमारे फोन की बैटरी बैकग्राउंड में चल रहे दर्जनों बेकार ऐप्स चूस लेते हैं। हाँ, और जब काम की बात आती है तो हाँ, जब सच में कोई इमरजेंसी कॉल करनी होती है वो देखते हैं कि बैटरी तो बस 10% बची है। हमारी जो मानसिक ऊर्जा है वो भी तो इसी तरह लीक हो रही है ना। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि हमारी मेंटल एनर्जी या कॉग्निटिव बैंडविड्थ बहुत ही लिमिटेड होती है। हमारे पास फोकस करने की कोई अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है। मतलब रोज का एक फिक्स कोटा है। बिल्कुल। और जब लोग इससे रैंडम चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, जैसे किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी देख ली या बेवजह की न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर ली, तो असली और ज़रूरी काम के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं। सही बात है। और यहाँ साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इवोल्यूशन के नज़रिए से हमारा दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से उन कामों से भागता है जिनमें ज़्यादा दिमागी मेहनत लगती हो। रुको रुको, अगर हमारा दिमाग बायोलॉजिकली ही मुश्किल कामों से बचने के लिए प्रोग्राम्ड है, तो फिर तो सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करो जैसी सलाह तो पूरी तरह से खोखली हो गई ना। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब हम अपनी ही बायोलॉजी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? क्या हम जानबूझकर आसान काम चुन रहे हैं या हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है? दिमाग धोखा नहीं दे रहा, वो बस उस तरह से काम कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया था। यहीं पर डोपामीन का पूरा खेल शुरू होता है। हमारा दिमाग ना इजी डोपामीन के लिए खुद को ट्रेन कर चुका है। इजी डोपामीन मतलब बिना मेहनत वाला मजा। एग्जैक्टली। एक कठिन रिपोर्ट बनाने से तुरंत कोई मजा या रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन एक छोटी सी वीडियो रील देखने से तुरंत डोपामीन का एक हिट मिलता है। अच्छा, तो इसलिए हम मुश्किल काम टालते हैं। हाँ, क्योंकि दिमाग को उसमें कोई तात्कालिक इनाम नहीं दिखता। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो चीज़ अभी तुरंत अच्छी लग रही है वही लॉन्ग टर्म में हमें पीछे धकेलती है। हम्म। ये इजी डोपामीन का जाल ही है जो इंसान को जिंदगी भर एवरेज बनाकर रखता है। बाप रे। और इसी आसान डोपामीन की तलाश में हम एक और बड़ा धोखा खुद को देते हैं, मल्टीटास्किंग। ओह बिल्कुल। मतलब लोग अक्सर ये सोचकर बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम एक साथ ईमेल भी लिख रहे हैं, फोन पर बात भी कर रहे हैं और मीटिंग भी सुन रहे हैं। लेकिन समरी ये साफ बताती है कि साइंस के हिसाब से मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। सही कहा, होती ही नहीं है। जब लोग सोचते हैं कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो असल में उनका दिमाग एक काम से दूसरे काम के बीच बस बहुत तेजी से स्विच कर रहा होता है।
एक जगह से दूसरी जगह कूद रहा है हाँ, और हर स्विच के साथ दिमाग का कुछ हिस्सा पिछले काम में ही उलझा रह जाता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू या ध्यान का अवशेष कहते हैं। अरे वाह, अटेंशन रेजिड्यू। और इसका नतीजा ये होता है कि एक भी काम ढंग से नहीं हो पाता, बस बहुत सारे काम अधूरे छूट जाते हैं और दिन के एंड में वो भयानक वाली मानसिक थकान होती है। काम इसलिए मुश्किल नहीं लगता कि वो सच में मुश्किल है, बल्कि इसलिए लगता है क्योंकि ऊर्जा पहले ही खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, बैकग्राउंड एप्स ने सारी बैटरी चूस ली है। ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जब हमें पता है कि हमारी ऊर्जा लिमिटेड है, तो हम सही चीजों को चुने कैसे? हम सबने वो टाइम मैनेजमेंट वाला नियम सुना है ना, कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बीच फर्क करना चाहिए। लेकिन हम सबको पता है कि हर ईमेल कोई जिंदगी और मौत का सवाल नहीं होता। एकदम सही। फिर भी जब वो नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमकती है, तो हमारा दिमाग उसे किसी बड़े खतरे की तरह क्यों ट्रीट करता है? हम उस शोर को, उस नॉइज को सिग्नल समझने की भूल क्यों करते हैं? इसका सीधा सा कारण ये है कि आधुनिक तकनीक और हमारे जो ऑफिस के इकोसिस्टम हैं, वो बनाए ही इस तरह गए हैं कि वो हमारे दिमाग के फाइट या फ्लाइट सिस्टम को ट्रिगर कर सकें। अच्छा। हाँ, वो लाल रंग का बैज या वो बीप की आवाज हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी कुछ ऐसा हुआ है जिस पर ध्यान देना सर्वाइवल के लिए जरूरी है। मतलब एक नकली इमरजेंसी। बिल्कुल, नकली इमरजेंसी। लोग इसी में उलझ कर रह जाते हैं। अर्जेंट काम चीख चीख कर आपका ध्यान मांगते हैं, जबकि जो इम्पोर्टेंट काम है, जो सच में जिंदगी बदल सकते हैं, जैसे कोई नई स्किल सीखना या अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, हाँ, वो हमेशा शांत रहते हैं। वो कभी पॉपअप नोटिफिकेशन बनकर आपकी स्क्रीन पर नहीं आते। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं आकर असल दुनिया की चुनौतियां इस थ्योरी से टकराती हैं। मतलब मैंने खुद पिछले हफ्ते वो 3 सबसे जरूरी काम वाला नियम आजमाने की कोशिश की थी। और क्या हुआ? सुबह 10 बजे तक ही ऑफिस में कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ गया कि सारा प्लान धरा का धरा रह गया। कॉर्पोरेट दुनिया में या परिवार के साथ रहते हुए, जहां हर इंसान को अपना काम उसी वक्त पूरा चाहिए, वहां बिना किसी को नाराज किए कोई प्राथमिकता कैसे तय कर सकता है? ये सब कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, पर रियल वर्ल्ड में ये एक फैंटेसी जैसा लगता है। मैं समझ सकती हूँ। ये एक बहुत ही जायज़ प्रैक्टिकल चैलेंज है, लेकिन श्रोत इस पर एक बेहतरीन नज़रिया देता है। देखो, क्लैरिटी कभी भी बाहर से या परिस्थितियों के परफेक्ट होने से नहीं आती। अगर कोई ये मान ले कि हर चीज़ ज़रूरी है, तो असल में कुछ भी ज़रूरी नहीं रह जाता। बाहरी शोर को मैनेज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अंदरूनी प्राथमिकता एकदम साफ होनी चाहिए। वो कैसे होगी? इसके लिए स्रोत एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछने की सलाह देता है। सवाल ये है, अगर सब कुछ छोड़ना पड़े और अगले 1 साल में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना हो या सिर्फ एक ही स्किल सीखनी हो, तो वो क्या होगी? अरे वाह! सिर्फ एक चीज। हाँ। जब ये लंबी अवधि का विजन साफ होता है ना, तो अचानक वो सुबह 10 बजे वाला अर्जेंट काम उतना बड़ा नहीं लगता। तब इंसान रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिव फैसले लेने लगता है। तो मतलब फोकस करने का अर्थ सिर्फ ये चुनना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि बहुत ही बेरहमी से ये चुनना है कि क्या इग्नोर करना है। बिल्कुल, क्या छोड़ना है, ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन प्राथमिकता तय करने के बाद भी तो लोग फेल होते हैं ना। हाँ, मतलब रात को हम पूरे जोश में डिसाइड करते हैं कि कल से सिर्फ काम पर फोकस रहेगा, और अगले दिन दोपहर तक हम फिर से फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है हम फोकस को एक जादुई ताकत मान लेते हैं, जिससे विल पावर या इच्छा शक्ति से कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कोई डाइटिंग करने वाला इंसान पूरा दिन एक बेकरी के बीचों बीच कुर्सी लगा के बैठा रहे और सोचे कि वो पेस्ट्री नहीं खाएगा। अरे, वो बेकरी वाला उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। इच्छा शक्ति सच में कोई जादुई ताकत नहीं है। ये एक बैटरी की तरह है जो फैसले लेने और खुद को रोकने से धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो बेकरी में बैठ के कोई कब तक खुद को रोकेगा? एग्जैक्टली, अंत में हार माननी ही पड़ती है। इसीलिए स्रोत इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है कि फोकस बढ़ाने के लिए खुद से लड़ने के बजाय अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा। विल पावर से बदलाव नहीं आता, सिस्टम और एनवायरनमेंट से आता है। मतलब माहौल बदलना पड़ेगा। हाँ, अगर काम का माहौल ही ऐसा है जहाँ हर चीज ध्यान भटकाने के लिए बनी है, तो वहाँ गहरे फोकस की उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है। सही बात है। ये बात मुझे श्रोत के उस बिना ट्रेनिंग वाले कुत्ते के उदाहरण की याद दिलाती है। ओह,
वो बहुत ही शानदार एनालॉजी है ना। एक बिना ट्रेनिंग वाला कुत्ता हर आहट पर, हर गुजरती गाड़ी पर भौंकता है और भागता है। हमारा बिना ट्रेनिंग वाला दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करता है। वो हर नोटिफिकेशन, हर रैंडम विचार पर भाग खड़ा होता है। श्रोत कहता है कि इसे अवेयरनेस से ट्रेन करना पड़ता है। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है। जब इंसान फोन को दूसरे कमरे में रख देता है, दरवाजा बंद कर लेता है और काम करने बैठता है, तब जो एक अजीब सी बेचैनी होती है अंदर, उसका क्या? हाँ, वो जो खुजली सी होती है दिमाग में। बिल्कुल। उस वक्त तो आसपास कोई शोर नहीं होता, फोन भी दूर है, फिर भी मन भागना क्यों चाहता है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब है बोरियत। वो बेचैनी असल में बोरियत का शुरुआती लक्षण है और ये फोकस की पूरी प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। बोरियत जरूरी है? हाँ, देखो, जब इंसान कोई ऐसा काम करता है जो मुश्किल है, जहां गहरा सोचना पड़ रहा है, तो दिमाग को तुरंत कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। दिमाग में उस आसान डोपामीन की तलब उठती है। हाँ, वो इजी डोपामीन जो हमने पहले डिस्कस किया। बिल्कुल, और तब इंसान बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। लेकिन स्रोत के अनुसार असली न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग के तारों का नया जुड़ना और मेंटल ग्रोथ उसी असुविधाजनक जोन में होती है। तो इसका मतलब वो बोरियत कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। एकदम सही। जब बोरियत आती है और हम हार मानकर फोन उठा लेते हैं, तो हम उस ग्रोथ के प्रोसेस को वहीं मार देते हैं। अरे बाप रे! लेकिन अगर कोई उस डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त कर ले, उस 10-15 मिनट की बेचैनी को पार कर ले, तो वो एक फ्लो स्टेट या गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। समस्या ये है कि आज हमने बोरियत को एक बीमारी मान लिया है, जिसका तुरंत इलाज ढूंढने के लिए हम स्क्रीन की तरफ भागते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमने माहौल ठीक कर लिया, फोन बाहर रख दिया और शुरुआत की वो बोरियत वाली बेचैनी भी बर्दाश्त कर ली। ठीक है। फिर भी कभी-कभी काम शुरू ही नहीं हो पाता। स्रोत कुछ ऐसे अदृश्य दुश्मनों की बात करता है जो हमारे दिमाग के अंदर ही बैठे हैं, जैसे तुलना करना और परफेक्शनिज्म। हाँ, ये दोनों फोकस के बहुत बड़े खामोश हत्यारे हैं। तुलना करना तो मतलब जब इंसान लगातार दूसरों की सक्सेस, उनके लाइफस्टाइल या उनकी स्पीड से खुद को कंपेयर करता है, तो वो अपनी खुद की रेस से ही बाहर हो जाता है। दूसरों के ट्रैक पर दौड़ने लगता है। बिल्कुल, हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है। अगर सारा ध्यान इस बात पर रहेगा कि दूसरा कितनी तेज दौड़ रहा है, तो इंसान कभी अपने पैरों पे ध्यान नहीं दे पाएगा। और जहां तक परफेक्शनिज्म की बात है, ये एक बहुत ही चालाक मेंटल ट्रैप है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि परफेक्शनिज्म असल में सिर्फ एक फैंसी ढाल है? फैंसी ढाल मतलब एक ऐसा खूबसूरत शब्द जिसके पीछे छुपकर हम अपने फेल होने के डर को जस्टिफाई करते हैं। हम खुद से कहते हैं कि मैं तो इस काम को लेकर बहुत सीरियस हूं, इसलिए इसे एकदम परफेक्ट करना चाहता हूं। जबकि असल में हम बस काम शुरू करने और उसके गलत हो जाने के डर से भाग रहे होते हैं। अरे वाह, ये परफेक्शनिज्म की बहुत ही सटीक साइकोलॉजिकल व्याख्या है। परफेक्शन की चाहत अक्सर एक्शन को ही मार देती है। इसीलिए स्रोत साफ तौर पर कहता है कि परफेक्ट होने के बजाय प्रोग्रेस पर फोकस करो। काम भले ही थोड़ा इम्परफेक्ट हो, लेकिन उसका पूरा होना ज्यादा जरूरी है। मोमेंटम उसी से बनता है। सही बात है। इसके साथ ही स्रोत एक और गहरे पॉइंट की ओर इशारा करता है, एक मजबूत क्यों का होना, अ स्ट्रॉन्ग वाई। अगर ये क्लियर नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो दिमाग उसमें ऊर्जा खर्च करने को कभी सही नहीं मानेगा। लेकिन ये क्यों वाला हिस्सा ना अक्सर बहुत सतही होता है। मतलब लोग कहते हैं कि उन्हें पैसे चाहिए या प्रमोशन चाहिए। क्या ये कारण काफी नहीं है फोकस करने के लिए? सच कहूं तो नहीं। ये बाहरी कारण कुछ समय तक तो काम कर सकते हैं, लेकिन जब काम सच में मुश्किल हो जाता है, तब ये टिक नहीं पाते। अच्छा। हाँ, अगर लक्ष्य आपके अंदरूनी मूल्यों से नहीं जुड़ा है, जैसे आज़ादी पाना, अपनी कोई क्षमता साबित करना या किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो पर्पस गहरा होना चाहिए। बिल्कुल। जब वो अंदरूनी क्यों स्पष्ट होता है, तो बाहरी डिस्ट्रैक्शन खुद ब खुद बहुत महंगे लगने लगते हैं। इंसान खुद ही सोचने लगता है कि क्या एक और इंस्टाग्राम रील देखना मेरे उस बड़े लक्ष्य से ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद यही कारण है कि स्रोत बार-बार रिजल्ट्स के बजाय प्रोसेस पर टिके रहने की बात करता है, क्योंकि रिजल्ट तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। एकदम सही। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, फल हमारे हाथ पे नहीं है। हाँ, और अगर इंसान सिर्फ नतीजों के पीछे भागेगा तो उसके हिस्से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही आएगी। और यही वो जगह है जहां इंसान एक छिछले जीवन से
डीप वर्क या गहरे काम की तरफ कदम बढ़ाता है। आज की इकॉनमी में जहां हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, जहां हर कोई सिर्फ सरफेस पर तैर रहा है, वहां गहराई में जाकर काम कर पाना अपने आप में एक सुपर पावर बन गया है। सच में एक सुपर पावर है। मार्केट उसी को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है जो लंबे समय तक एक ही चीज पर बिना भटके ध्यान लगा सकता है। स्रोत का यह दावा बहुत ही सॉलिड है कि 8 घंटे के एवरेज काम से कई ज्यादा इम्पैक्ट 1 घंटे के फुल कंसंट्रेशन वाले काम का होता है। ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग नजरिया है। हाँ, मतलब 1 घंटे के लिए दुनिया से कट जाओ और पूरे ध्यान से काम करो। इससे कई घंटों की फालतू मेहनत बच सकती है। बिल्कुल। और इसके साथ ही इस समरी में वर्तमान की ताकत और आराम करने के तरीके पर भी एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। हाँ, रेस्ट वाले पॉइंट पर। हम अक्सर काम करते वक्त इस चिंता में रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, और जब आराम करने का टाइम आता है तो हम काम की पेंडिंग लिस्ट या पास्ट की गलतियों के बारे में सोचकर परेशान होते हैं। दोनों ही स्थितियों में हम प्रेजेंट मोमेंट को खो देते हैं। इसी वजह से साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। मतलब काम और आराम के बीच एक स्पष्ट लकीर खींचना। नियम बहुत सीधा होना चाहिए। जब काम हो रहा है तो 100% ऊर्जा काम में, और जब आराम का समय हो तो बिना किसी गिल्ट के पूरा आराम। ये गिल्ट वाली बात बहुत सही है। हम लोग ना रेस्ट को या खाली बैठने को एक अपराध की तरह देखने लगे हैं। हाँ, जैसे कुछ गलत कर रहे हों। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान खाली बैठा है तो उसे गिल्ट होने लगता है कि अरे यार, मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए था। और इस गिल्ट से बचने के लिए वो फोन निकालकर कुछ भी बेमतलब का देखने लगता है और सोचता है कि यही आराम है। जो कि और भी ज्यादा थका देता है। हाँ, हमें गिल्ट फ्री रेस्ट को नॉर्मलाइज करना होगा। अगर हम आराम कर रहे हैं तो वो भी एक जरूरी प्रोसेस है, ताकि अगले दिन के डीप वर्क के लिए ऊर्जा जुटाई जा सके। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो ये साफ होता है कि फोकस किसी एक दिन के मोटिवेशन का खेल नहीं है, ये सिस्टम का खेल है। लोग अक्सर इस धोखे में रहते हैं कि जब मूड सही होगा तब काम बहुत अच्छा होगा, लेकिन मूड तो हमेशा बदलता रहता है ना। हाँ, मूड का क्या भरोसा। तो जो काम मोटिवेशन और मूड नहीं कर पाते, वो काम डिसिप्लिन और सही सिस्टम कर देता है। फोकस सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये धीरे धीरे इंसान की आइडेंटिटी बन जाती है। तो मतलब हमारा लक्ष्य सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचना नहीं होना चाहिए, बल्कि मेंटली इतना मजबूत होना चाहिए कि आसपास कितना भी शोर क्यों ना हो, हम शांत रहें। बिल्कुल, खुद को इस तरह से बदलना कि मैं वो इंसान हूं जो आसानी से भटकता नहीं है। ये तो एक बहुत ही गहरा बदलाव है। और ये बदलाव रातों रात नहीं आता। ये उन छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों से आता है जहां हम आसान रास्ते के बजाय सही रास्ता चुनते हैं। और जब ये लगातार होता है तो जिंदगी का कंट्रोल नोटिफिकेशंस के हाथ से निकलकर हमारे अपने हाथ में आ जाता है। तो अगर आज की इस पूरी गहरी चर्चा का सार निकाला जाए तो वो ये है कि इंसान की जिंदगी और उसका काम असल में उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम खुद हर आवाज को सुनकर इसे उलझा देते हैं। सही बात है। फोकस का मतलब सन्यासी बन जाना नहीं है, बल्कि ये पहचानने की कला है कि किस चीज को पूरी तरह से इग्नोर करना है, क्योंकि जहां हमारा ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है और वहीं हमारा भविष्य बनता है। बिल्कुल, किसी को भी सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सही चीजों को लगातार करना ही काफी है। और श्रोताओं से मेरी यही गुजारिश है कि इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर एक और थ्योरी की तरह दिमाग में ना रखें। आज से सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन को अपनी जिंदगी से कम करें। जो भी एक जरूरी काम आप लंबे समय से टाल रहे हैं, उसे पूरा करें। और जाने से पहले एक बहुत ही उत्तेजक विचार जिस पर सबको सोचना चाहिए। हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि अगर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारे दिमाग की कोई खराबी है। खुद को ही दोष देते हैं। हाँ, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये उस मॉडर्न अटेंशन इकोनॉमी के प्रति हमारे एक बायोलॉजिकल रिएक्शन हो? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो हमारे डिस्ट्रैक्ट होने से, हमारी स्क्रीन टाइम से करोड़ों अरबों कमा रही है? अरे वाह, ये नजरिया तो पूरी कहानी को ही पलट देता है ना? इसका मतलब ये है कि अगर आज के शोर शराबे वाले दौर में कोई इंसान अपना फोकस वापस हासिल कर लेता है, तो वो सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहा, वो असल में उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक बगावत कर रहा है जो उसके अटेंशन को बेच रही है। बिल्कुल। अपना ध्यान वापस पाना अपने आप में एक सबसे बड़ा विद्रोह है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। हम बिजी दिखने के उस भ्रम में नहीं जीना चाहते जहां बस पसीना बहता रहे और मंजिल ना आए। अपनी अटेंशन को वापस लेना ही होगा। आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सही चीजों को चुनिए और जो जरूरी है सिर्फ उसी पर ध्यान लगाइए।